दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2023 से 2011 तक के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों 2016 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अब इस वीडियो में दोस्तों 2016 से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम 2016 के कुछ बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर 2016 के आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों, 2016 में जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2016 में जो हमारा एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है, पिछली वीडियो दोस्तों कुछ टेक्निकल खामी की वजह से रुक गई थी, उससे आगे के प्रश्नों को हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि यह मैंग्रोव की क्या है दोस्तों, चराई पर जीता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह मैनग्रोव्स की चराई पर जीता है। तीसरा पॉइंट कि यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो खराई ऊंट के बारे में यहाँ अनूठा है वह है दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कि यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता, यह पॉइंट हमारा खराई ऊंट से संबंधित गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए देखेंगे व्याख्या क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि खराई ऊंट केवल दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। यह भी पॉइंट याद रखिए कि खराई ऊंट दोस्तों केवल गुजरात में पाए जाते हैं। क्या है, खराई ऊंट केवल गुजरात में पाए जाते हैं। यह सामान्य दोस्तों ऊंट से छोटा होता है तथा मैंग्रोव घास को चरने के लिए प्रतिदिन 5 से 7 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर से देखिए कि खराई ऊंट केवल गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए आगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है कि खराई ऊंट केवल गुजरात में पाए जाते हैं। यह सामान्य ऊंट से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है तथा मैंग्रोव घास को चरने के लिए प्रतिदिन 5 से 7 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इनका पालन दोस्तों रेवाड़ी तथा समा जनजाति के लोग करते हैं। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। क्या है, इनका पालन दोस्तों रेवाड़ी तथा समा जनजाति के लोग करते हैं। पिछले कई वर्षों से इनकी संख्या में गिरावट आई है दोस्तों, चारा मैंग्रोव की कमी के कारण। ठीक है, इसे आईयूसीएन की संकटग्रस्त यानी कि दोस्तों इंडेंजर्ड सूची में डाला गया है और इसे समुद्र का जहाज भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। तो याद रखें दोस्तों कि यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो सही पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है वह है फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है, खराई ऊंट से संबंधित, जबकि थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सही है। बाकी के पॉइंट हमारे खराई ऊंट से जो संबंधित है वह गलत दिए गए हैं। व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन एक बार और ध्यानपूर्वक देखिएगा कि खराई ऊंट केवल क्या है दोस्तों, गुजरात में पाए जाते हैं। फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यह सामान्य ऊंट से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है तथा मैंग्रोव घास को चरने के लिए प्रतिदिन 5 से 7 किलोमीटर क्या दोस्तों जाता है। ठीक है, इनका पालन दोस्तों याद रखें कि रेवाड़ी तथा समा जनजाति के लोग करते हैं। और पिछले कई वर्षों से इनकी संख्या में क्या दोस्तों गिरावट आई है। किस कारण, चारा मैंग्रोव की कमी के कारण दोस्तों, और इसे आईयूसीएन की क्या है संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड
रिजर्व सूची में डाला गया है और इसे समुद्र का जहाज भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2016 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों क्या, जैव विविधता, और हम सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे हम 2016 में जो पूछा गया हमारा तीसरा प्रश्न है उसको देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली क्या है, एक वृक्ष जाति है। फिर देखिए, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। क्या है, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे कि यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली क्या है, एक वृक्ष जाति है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि रेड सेंडर्स जो है, या जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रक्त चंदन भी कहते हैं, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि रेड सेंडर्स या रक्त चंदन दक्षिण भारत में पाई जाने वाली क्या है दोस्तों, एक वनस्पति है। और यह प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, यह प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से पालकोंडा तथा शेषाचलम श्रेणी इसके लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। क्या है, विशेष रूप से पालकोंडा तथा शेषाचलम श्रेणी इसके लिए प्रसिद्ध है। और यह उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, यह उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है और इसका उपयोग दोस्तों चिकित्सा, डाई बनाने तथा प्राच्य यानी कि ओरिएंटल संगीत यंत्र बनाने में किया जाता है। और इसका अवैध व्यापार होता है, यह अस्थानिक है तथा संकटग्रस्त है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर व्याख्या पढ़ेंगे कि रेड सेंडर्स या रक्तचंदन दोस्तों दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। यह प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से पालकोंडा तथा शेषाचलम श्रेणी इसके लिए प्रसिद्ध है। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है। इसका उपयोग चिकित्सा में, डाई बनाने में तथा प्राच्य यानी कि ओरिएंटल संगीत यंत्र बनाने में किया जाता है। इसका अवैध व्यापार होता है और यह अस्थानिक तथा संकटग्रस्त है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे के चलिए दोस्तों देखेंगे 2016 में जो पूछा गया हमारा चौथा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। देखेंगे 2016 में कह रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की क्या दोस्तों खोज की है। क्या है, कह रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। कह रहा है यह भारत के किस भाग में खोजी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अंडमान द्वीप। क्या है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है। तो पहला पॉइंट इसका दिया गया है दोस्तों अंडमान द्वीप और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लेंगे कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है। तो याद रखें ऑप्शन ए अंडमान द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या देखेंगे।
कह रहा दोस्तों हमारा कि 11 मीटर केले की एक भिन्न जात की खोज अंडमान द्वीप में की गई है और इसकी खोज दोस्तों बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। यह नियमित केले से लगभग दोस्तों 3 गुना लंबी क्या है हमारी प्रजाति है। फिर से देखें, 11 मीटर केले की एक भिन्न जात की खोज दोस्तों अंडमान द्वीप में की गई है। इसकी खोज दोस्तों बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है और यह नियमित केले से लगभग 3 गुना लंबी क्या है प्रजाति है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने छोटे अंडमान द्वीपों के दूरस्थ उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र से केले की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति दोस्तों याद रखें क्या है हमारा मूसा इंडेड मनेसिस द्वीप के कृष्ण नालाह वन के लगभग 16 किलोमीटर अंदर स्थित है। यह नई प्रजाति लगभग 11 मीटर ऊंची होती है, जबकि सामान्य केले की प्रजाति की ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। नई प्रजाति के फल का आकार लगभग 1 मीटर होता है, जो नियमित प्रजाति के केले के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2015 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है, अब उन प्रश्नों को हम देखेंगे। सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 2015 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। जो पहला प्रश्न हमारा 2015 में पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को क्या दोस्तों बढ़ावा देता है। फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को क्या दोस्तों बढ़ावा देता है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे क्यूब लामजाओ नेशनल पार्क हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम देखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्यूबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, व्याख्या पहला पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि मणिपुर राज्य के इंफाल और विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में दोस्तों राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क घोषित किया गया था और यह पार्क लोकटक झील में स्थित है तथा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग क्या है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पार्क है। फिर देखिए, मणिपुर राज्य के दोस्तों इंफाल और विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क लोकटक झील में स्थित है तथा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल, ठीक है, घोषित किया गया है। इस उद्यान का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है दोस्तों संघाई हमारा मणिपुर हिरण है। फिर से देखेंगे कि रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। इस उद्यान का प्रमुख जीव दोस्तों अति संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड संघाई यानी कि मणिपुर हिरण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे। कह रहा है दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि यह नेशनल पार्क भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ की वनस्पति दोस्तों याद रखें क्या है, समुद्र तटीय है, जो समुद्री लहरों से धुलती रहती है और यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं दोस्तों लवड़ीय जलमगर, समुद्री कछुए, विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले टर्टल का प्रजनन स्थल है और क्या है दोस्तों हमारा धूगिल, ओपन बिल्ड स्टॉर्क तथा धारीधर सिर के हंस इत्यादि। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि यह नेशनल पार्क भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ की वनस्पति समुद्र तटीय है, जो समुद्री लहरों से क्या दोस्तों धुलती रहती है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं दोस्तों याद रखें लवड़ीय जलमगर, समुद्री कछुए, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले टर्टल का क्या है दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क हमारा प्रजनन स्थल है। धूगिल बिल्ड स्टॉर्क यानी कि धूगिल, जिसे हम ओबन बिल्ड स्टॉर्क तथा धारीधार सिर के हंस इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है यहाँ कछुओं की 4 प्रजातियां, ठीक है। क्या है आगे देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां, ध्यानपूर्वक देखिएगा आगे इसकी व्याख्या क्या दी गई है, ठीक है। ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, ठीक है। देखें,
कह रहा दोस्तों कि यहाँ कछुओं की 4 प्रजातियां यानी कि ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, फिर कह रहा है दोस्तों हॉक्सविल और लेदरबैक टर्टल पाई जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, कह रहा है यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां यानी कि दोस्तों ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सविल और लेदरबैक टर्टल पाई जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों दिया गया है वह है केवलादेव नेशनल, क्या है केवलादेव घाना नेशनल पार्क के बारे में। इसकी भी व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला पॉइंट जो दिया गया है यह कह रहा है कि यह पार्क हमारा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिए। क्या है केवलादेव घाना नेशनल पार्क दोस्तों, याद रखें यह पार्क हमारा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। और जो दूसरा पॉइंट कह रहा है वह कह रहा है कि यहाँ से 2 नदियाँ दोस्तों बाणगंगा तथा गंभीरी क्या दोस्तों प्रवाहित होती हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा तथा गंभीरी प्रवाहित होती हैं और इस उद्यान को दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों वह कह रहा है कि यहाँ साइबेरियाई सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क के बारे में कहा जा रहा है कि यह पार्क राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित, यहाँ से 2 नदियाँ दोस्तों याद रखें बाणगंगा तथा गंभीरी प्रवाहित होती है और इस उद्यान को हम लोग पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो दिया गया है केवलादेव नेशनल पार्क से संबंधित वह कि यहाँ साइबेरियाई सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, याद रखें कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव जिले में क्या है हमारा स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए, 2015 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों परीक्षाओं में यह पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में क्या है आप निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट सही दिए गए हैं। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। जो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों जो कह रहा है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन क्या है हमारा विधिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे वह है हमारा कौन सा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इससे संबंधित सही दिया गया है, जबकि सेकंड पॉइंट हमारा दोस्तों याद रखें इससे संबंधित गलत दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर से क्या दिया गया है, यहां देखते रहिए। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी क्या है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ड्यूगोंग के संदर्भ में पहला पॉइंट कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और जो तीसरा पॉइंट है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं ड्यूगोंग के संदर्भ में। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे व्याख्या में जो दिया गया है दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि ड्यूगोंग हमारा मध्यम आकार का दोस्तों एक सागरीय स्तनधारी जीव है। इस पॉइंट को याद रखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा ड्यूगोंग दोस्तों मध्यम आकार का एक क्या है, सागरीय स्तनधारी जीव है और इसे प्रायः हम लोग समुद्री गाय यानी कि सी काऊ भी कहा जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है दोस्तों जो समुद्री घासों यानी कि सी ग्रास मेडोज पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि यह समुद्र तटीय सागरों में ही निवास करता है जहां समुद्री घास के चारागाह इसे पर्याप्त मात्रा में क्या है दोस्तों उपलब्ध होते हैं। फिर से देखेंगे कि ड्यूगोंग मध्यम आकार का दोस्तों एक सागरीय स्तनधारी जीव है। इसे प्रायः समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है जो समुद्री घासों यानी कि सी ग्रास मेडोज पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि यह समुद्र तटीय सागरों में ही निवास करता है जहां समुद्री घास के चारागाह इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट हमारे ड्यूगोंग के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह जीव हमारा उष्णकटिबंधीय छिछले जलीय भागों एवं उपोष्ण कटिबंधों के तटीय एवं द्वीपीय भागों में विशेषकर दोस्तों भारत प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका से क्या है सोलोमन एवं वनातु द्वीप तक पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि यह जीव उष्णकटिबंधीय छिछले जलीय भागों एवं उपोष्ण कटिबंधों के तटीय एवं द्वीपीय भागों में विशेषकर भारत प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका से सोलोमन एवं वनातु द्वीप तक पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि ड्यूगोंग भारत के मन्नार की खाड़ी
पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अतः यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ नहीं पाया जाता, इसीलिए कथन 2 हमारा गलत है। फिर से पढ़ेंगे कि ड्यूगोंग भारत के मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता, अतः यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ नहीं पाया जाता, अतः कथन 2 इसीलिए दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सरकार द्वारा ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कह रहा है तटीय पारितंत्र का संरक्षण कार्यक्रम के तहत ड्यूगोंग के संरक्षण हेतु टास्क फोर्स यानी कि दोस्तों टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ ड्यूगोंग का गठन किया गया है। फिर देखिए, सरकार द्वारा ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तटीय पारितंत्र का संरक्षण कार्यक्रम के तहत ड्यूगोंग के संरक्षण हेतु टास्क फोर्स यानी कि टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ ड्यूगोंग का गठन किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि इस जीव को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जो ड्यूगोंग को दोस्तों उच्च वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट याद रखिएगा, ड्यूगोंग के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे 2015 में जो पूछा गया हमारा तीसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। क्या है दोस्तों, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे गंगा की डॉल्फिन। क्या है, फिर से देखेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी यानी कि गंगा की डॉल्फिन। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारी व्याख्या जो यहाँ दी गई है वह हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, व्याख्या इसकी क्या दी गई है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन, तो पहला पॉइंट जो इसके संदर्भ में दिया गया है वह देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। और यह भी पॉइंट याद रखें कि दोस्तों 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यह एक स्तनधारी जीव है और यह दक्षिण एशियाई देशों की नदियों में पाया जाता है। इसकी आंखें दोस्तों लेंस रहित होती हैं, फिर भी यह प्रकाश की दिशा तथा तीव्रता का पता लगा सकती है। इसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। घ्राण शक्ति मतलब दोस्तों इसकी सूंघने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। फिर देखें, कह रहा है कि यह एक स्तनधारी जीव है, यह दक्षिण एशियाई देशों की नदियों में पाया जाता है। इसकी आंखें दोस्तों लेंस रहित होती हैं, फिर भी यह प्रकाश की दिशा तथा तीव्रता का पता लगा सकती है। इसकी घ्राण शक्ति दोस्तों याद रखें क्या होती है, अत्यंत तीव्र होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इस संदर्भ में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह आईयूसीएन की लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट में शामिल संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड जीव है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून में भी संकटापन्न जीव रूप में शामिल किया गया है। फिर देखेंगे, यह आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड जीव है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून में भी संकटापन्न जीव के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि अब भारत में इसकी संख्या 2000 से भी कम है। गंगा में बढ़ता प्रदूषण, बांधों का निर्माण व शिकार इसकी संख्या में कमी के प्रमुख कारण है। फिर देखेंगे, अब भारत में इसकी संख्या 2000 से भी कम है। गंगा में बढ़ता प्रदूषण, बांधों का निर्माण व शिकार इसकी संख्या में कमी के प्रमुख कारण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे, खारे पानी के मगरमच्छ की व्याख्या हम देखेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इस संदर्भ में। देखेंगे, कह रहा है खारे पानी का मगरमच्छ, कह रहा है कि यह सबसे बड़े आकार का क्या है, जीवित सरीसृप है। इस पॉइंट को याद रखिए। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत के पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया के उपयुक्त आवास स्थानों में पाया जाता है। खारे पानी का मगर दोस्तों भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ की 3 प्रजातियों में से एक है। भारत के पूर्वी तट के अलावा मगरमच्छ की यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ है। इनकी एक बड़ी आबादी उड़ीसा के भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य में मौजूद है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देख लेंगे कि खारे पानी का मगरमच्छ यह सबसे बड़े आकार का जीवित सरीसृप है। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत के पूर्वी तट और दक्षिणी पूर्वी एशिया के उपयुक्त आवास स्थानों में पाया जाता है। खारे पानी का मगर भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ की 3 प्रजातियों में से एक है। भारत के पूर्वी तट के अलावा मगरमच्छ की यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ है। इनकी एक बड़ी आबादी दोस्तों याद रखें कि उड़ीसा के भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य में मौजूद है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वह है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल को देखेंगे। घड़ियाल कह रहा है कि यह भी मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिसके लंबे किंतु सकरे दांत होते हैं। क्या है? कह रहा है कि यह भी मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिसके लंबे किंतु सकरे दांत होते हैं। यह एकदम विलुप्त प्राय यानी कि दोस्तों याद रखें क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है दोस्तों हमारा जीव है। फिर देखिए, यह भी मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिसके लंबे किंतु सकरे दांत होते हैं। यह एकदम विलुप्त प्राय क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। घड़ियाल के बारे में यह पॉइंट याद रखें। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी देखेंगे ओलिव रिडले टर्टल, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ओलिव रिडले टर्टल के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि इसे प्रशांत रिडले समुद्री कच्छप या कुर्म के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखें, कह रहा है कि इसे प्रशांत रिडले समुद्री कच्छप या कुर्म के नाम से जाना जाता है। एक छोटे आकार के समुद्री कच्छप की प्रजाति है। कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाया जाता है, मुख्यतः प्रशांत और हिंद महासागर में। ठीक है, कह रहा है कि ओलिव रिडले कच्छप का संरक्षण उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे कि इसे प्रशांत रिडले समुद्री कच्छप या कुर्म के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटे आकार के समुद्री कच्छप की प्रजाति है। यह उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाया जाता है, मुख्यतः दोस्तों प्रशांत और हिंद महासागर में। ओलिव रिडले कच्छप का संरक्षण उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें 2014 में जो हमारा दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में बायोडाइवर्सिटी के तहत पूछे गए प्रश्न है उसको हम देख रहे थे। ठीक है, देखें 2014 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जीवमंडल निचय या रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की यहां बात कर रहा है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। फिर देखिए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो सही आंसर मार्क करेंगे जीवमंडल निचय या जीवमंडल रिजर्व। ठीक है, फिर से देखेंगे कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जीवमंडल निचय या जीवमंडल रिजर्व। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम यहां देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों जैव विविधता संरक्षण की क्या है? एक स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू विधि के अंतर्गत संरक्षण स्थल है। ठीक है, कह रहा है कि ये स्थलीय तथा तटीय पारितंत्रों के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के धारणीय उपयोग के साथ उसके संरक्षण हेतु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित होते हैं तथा जहां पर स्थित हैं उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू विधि के अंतर्गत संरक्षण स्थल हैं। ये स्थलीय तथा तटीय पारितंत्रों के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के धारणीय उपयोग के साथ उसके संरक्षण हेतु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित होते हैं तथा जहां पर स्थित होते हैं दोस्तों उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी आगे भी व्याख्या दी गई है, उसको हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसकी व्याख्या। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों हमारा पहला पॉइंट पढ़िएगा जो बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित दिया गया है। यहाँ देखें, कह रहा है कि 1968 में हुई बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस से इनका क्या है दोस्तों उदय हुआ है। ठीक है, 1968 में हुई बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस से इनका उदय हुआ, जिसके तहत यूनेस्को द्वारा मैन्ड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1978 दोस्तों चलाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य उन क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार करना है जो इस पृथ्वी के प्रमुख पारितंत्रों के प्रतिनिधि हैं तथा जिनमें दोस्तों जेनेरिक संसाधन सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों को दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों नाम दिया गया है। फिर देखिएगा, 1968 में हुई बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस से इनका उदय हुआ, जिसके तहत यूनेस्को द्वारा मैन्ड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य उन क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार करना है जो इस पृथ्वी के प्रमुख पारितंत्रों के प्रतिनिधि हैं तथा जिनमें जेनेरिक संसाधन सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों को दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत निम्नलिखित 3 जोन आते हैं। ठीक है,
है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों ही जोन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। कह रहा है हमारा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत दोस्तों क्या है, हमारे निम्नलिखित 3 जोन आते हैं। चलिए देखेंगे कौन कौन से जोन हमारे इसके तहत आते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। पहला जोन जो है दोस्तों वह है हमारा कोर जोन। क्या है पहला जोन है, वह है दोस्तों हमारा कोर जोन। कह रहा है कि यह अनेक पौधे तथा जीव जंतुओं से परिपूर्ण स्थल होता है। भारत में यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा दोस्तों याद रखें रेगुलेट होता है। फिर से देखेंगे, जो कोर जोन होता है दोस्तों, यह अनेक पौधों तथा जीव जंतुओं से परिपूर्ण स्थल होता है और भारत में यह वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोस्तों हमारा रेगुलेट होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों, वह है हमारा बफर जोन। कह रहा है कि कोर जोन के बाहर या ऐसा क्षेत्र होता है जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता कि कोर जोन का नुकसान ना हो। इन गतिविधियों में दोस्तों नियंत्रित रूप से क्या है हमारा पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि को अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि बफर जोन, कह रहा है कि कोर जोन के बाहर या एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता कि कोर जोन को क्या दोस्तों नुकसान ना हो, ठीक है। इन गतिविधियों में नियंत्रित रूप से दोस्तों याद रखें पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि को अनुमति प्रदान की जाती है। फिर देखिए, बफर जोन कह रहा है कि कोर जोन के बाहर या एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता कि कोर जोन को नुकसान ना हो। इन गतिविधियों में नियंत्रित रूप से दोस्तों पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि को अनुमति प्रदान की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है उसको देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है, ट्रांजिशन जोन। क्या है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ट्रांजिशन जोन। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह बायोस्फीयर रिजर्व का क्या दोस्तों बाहरी भाग होता है और इसका सीमांकन नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें संरक्षण तथा प्रबंधन स्किल का उपयोग कर संसाधनों के धारणीय विकास पर बल दिया जाता। मानव बस्तियां, कृषि, मनोरंजन तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं इस क्षेत्र की क्या है दोस्तों पहचान है, ठीक है। फिर देखेंगे, तीसरा है दोस्तों ट्रांजिशन जोन। कह रहा है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व का बाहरी भाग होता है, इसका सीमांकन नहीं किया जाता। इसमें संरक्षण तथा प्रबंधन स्किल का उपयोग कर संसाधनों के धारणीय विकास पर बल दिया जाता। मानव बस्तियां दोस्तों, फिर है हमारा कृषि, मनोरंजन तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं इस क्षेत्र की पहचान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना को मंजूरी वर्ष 1983 में मिली। फिर देखिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना को मंजूरी वर्ष 1983 में मिली, जिसके तहत अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है, ठीक है। हालांकि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में 12 को ही जगह मिल पाई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना को मंजूरी वर्ष 1983 में मिली, जिसके तहत अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्वों को मान्यता दी गई है। हालांकि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में 12 को ही जगह मिल पाई है, ठीक है दोस्तों। यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां डायग्राम के थ्रू भी इस पॉइंट को समझाया गया है, ठीक है। यम जो है दोस्तों वह है हमारा मॉनिटरिंग, ठीक है। टी है दोस्तों पर्यटन एवं मनोरंजन, ठीक है। जो ब्लॉक यहां दिया गया है वह है दोस्तों हमारा बस्ती, और आर दिया गया है दोस्तों वह है हमारा शोध, प्रशिक्षण तथा शिक्षण। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है 2014 में, उसको हम ध्यानपूर्वक यहां देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। फिर देखिएगा, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो दिया गया है चित्रित बलाक, साधारण मैना और काली गर्दन वाला सारस। इसमें केवल जो सही पॉइंट होगा दोस्तों वह है हमारा साधारण मैना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते तो आपको यह देखने को मिल सकता कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सेकंड, यानी कि साधारण मैना हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सही आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन बी, केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। बाकी जो दिया गया है प्रश्न में दोस्तों चित्रित बलाक और दिया गया है तीसरा पॉइंट हमारा काली गर्दन वाला सारस, ये पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। केवल साधारण मैना हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी केवल सेकंड आंसर हम राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक आगे के
प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हम सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा चित्रित बलाक अथवा सारस क्या है। कह रहा है चित्रित बलाक अथवा सारस पानी में चलने वाले वेडिंग बर्ड सारस कुल का एक बड़ा पक्षी है जो हिमालय के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एवं विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से देखिएगा। कह रहा है हमारा चित्रित बलाक अथवा सारस पानी में चलने वाले यानी कि वेडिंग बर्ड सारस कुल का एक बड़ा पक्षी है जो हिमालय के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एवं विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र मैदानों में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि चित्रित बलाक अथवा सारस पानी में चलने वाले वेडिंग बर्ड सारस कुल का एक बड़ा पक्षी है जो हिमालय के दक्षिण में भारत उपमहाद्वीप एवं विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र मैदानों में पाए जाते हैं। तो चित्रित बलाक से संदर्भित यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे साधारण मैना के बारे में। कह रहा है कि साधारण मैना दोस्तों एशिया की क्या है, हमारी स्थानीय प्रजाति है तथा भारत में पाई जाने वाली मैना को भारतीय मैना कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि IUCN ने मैना को तीसरी सबसे बड़ी आक्रामक प्रजाति यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज माना है। यह है दोस्तों, याद रखें कि यह एक सर्वभक्षी पक्षी है। ठीक है, फिर देखेंगे। कह रहा है कि साधारण मैना दोस्तों एशिया की हमारी स्थानीय प्रजाति है तथा भारत में पाई जाने वाली मैना को भारतीय मैना कहा जाता है। कह रहा है कि IUCN ने मैना को तीसरी सबसे बड़ी आक्रामक प्रजाति यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज माना है और यह है दोस्तों, याद रखें क्या है, एक सर्वभक्षी पक्षी है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि साधारण मैना हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग पर पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रजाति जानवरों के पीछे पीछे झुंड बनाकर चलती है ताकि जानवरों के विक्षोभ से अस्थिर होने वाले कीड़ों का क्या कर सके दोस्तों, भक्षण कर सके। फिर देखिए, साधारण मैना भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग पर पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रजाति दोस्तों जानवरों के पीछे पीछे झुंड बनाकर चलती है ताकि जानवरों के विक्षोभ से अस्थिर होने वाले कीड़ों का क्या दोस्तों, भक्षण कर सके। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया दोस्तों उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है, कह रहा है कि काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, कह रहा है कि काली गर्दन वाला सारस मुख्य रूप से तिब्बत के, कह रहा है कि उच्च तंगुता वाले भाग में निवास करता है। चीन में इसकी काफी संख्या पाई जाती तथा भारत में यह प्रजाति कम संख्या में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में पाई जाती है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प हम लोगों ने उत्तर विकल्प बी मार्क किया था। इस पॉइंट को याद रखिए। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि काली गर्दन वाला सारस मुख्य रूप से तिब्बत के उच्च तंगुता वाले भाग में निवास करता। चीन में इसकी काफी संख्या पाई जाती तथा भारत में यह प्रजाति कम संख्या में, याद रखें दोस्तों, कहां पे, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, 2014 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न 2014 में पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है दाम्फा टाइगर रिजर्व, वह कह रहा है दोस्तों हमारा मिजोरम। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, वह कह रहा है दोस्तों क्या, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कह रहा है दोस्तों हमारा सिक्किम। ठीक है, फिर देखिएगा दोस्तों तीसरा कह रहा है दोस्तों सारामाती शिखर, वह कह रहा है नागालैंड। चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन कौन से हमारे सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दाम्फा टाइगर रिजर्व, वह कह रहा है दोस्तों मिजोरम, जो कि बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है, यानी कि दाम्फा टाइगर रिजर्व दोस्तों हमारा मिजोरम में स्थित है। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों सारामती शिखर नागालैंड, यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है, जबकि सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य या सिक्किम। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही सुमेल हैं, बाकी के पॉइंट हमारे सही सुमेल नहीं है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला जो दिया गया है दोस्तों दाम्फा या डाम्पा टाइगर रिजर्व, उसको हम देखेंगे। कह रहा है इसकी
इसको क्या है ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि इसको वर्ष 1994 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचुर मात्रा में वनस्पति एवं प्राणी जैव विविधता दोस्तों याद रखें पाई जाती है। फिर देखिए कह रहा है कि दाम्पा टाइगर रिजर्व, इसको वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचुर मात्रा में वनस्पति एवं प्राणी जैव विविधता पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ। कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी त्रिपुरा जिले में विस्तारित है और यहाँ एक बड़ी झील भी है और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं हुई तथा यहाँ कई घरेलू एवं प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल है। फिर देखिए कह रहा है कि गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों याद रखें त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी त्रिपुरा जिले में विस्तारित है और यहाँ एक बड़ी झील भी है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं हुई है तथा यह कई घरेलू एवं प्रवासी पक्षियों का क्या है दोस्तों निवास स्थल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, वह है दोस्तों हमारा सारामती शिखर की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि नागालैंड राज्य में दोस्तों म्यांमार की सीमा से संलग्न भाग में स्थित, इसकी ऊंचाई याद रखें 3826 मीटर। सारामती शिखर दोस्तों याद रखें कि नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि सारामती शिखर नागालैंड राज्य में म्यांमार की सीमा से संलग्न भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कह रहा है कि 3826 मीटर है और सारामती शिखर नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। चलिए 2014 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। फिर देखिए कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण। दूसरा पॉइंट कह रहा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तीसरा कह रहा है कि संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। फिर नेक्स्ट हम आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे जो 2014 में चौथा प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण। दूसरा कह रहा है कि नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संयोग से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाना। और आगे के पॉइंट हम देखेंगे, एक बार और देख लें। नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। प्रश्न कह रहा था कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है, ठीक है। चलिए आगे जो इसके पॉइंट दिए गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारे पॉइंट हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। क्या है, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो जो इसमें सही हम पॉइंट मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी। केवल 1/3 और 4th पॉइंट सही दिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। तो पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों की नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर दोस्तों कह रहा है कि नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, यह भी पॉइंट हमारा सही है। और चौथा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। सही पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। केवल 1st, 3rd और 4th पॉइंट सही दिए गए हैं। बाकी के पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या देखेंगे, ठीक है। गंगा डॉल्फिन से बहुत सारे प्रश्न हमारे दोस्तों पूर्व वर्ष के परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या को देखिएगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट जो कह रहा है कि शिकार एवं चोरी के अलावा गंगा डॉल्फिन की जो समष्टि में हरास के प्रमुख कारण है वह यहाँ निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आवासों का विनाश एवं क्या है अवक्रमण, जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। अनेक बांधों एवं सिंचाई संबंधी परियोजनाओं के कारण प्रवाह एवं गुणवत्ता में परिवर्तन, तलछट जमाव के कारण आवासों का विनाश एवं अवक्रमण हुआ है। साथ ही बांधों के कारण इनके सदस्यों में अलगाव की वजह से प्रजनन भी दोस्तों प्रभावित हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए
कि आवासों का विनाश एवं अवक्रमण, जिसे हम लोग दोस्तों डिग्रेडेशन भी कहते हैं, कह रहा है कि अनेक बांधों एवं सिंचाई संबंधी परियोजनाओं के कारण प्रवाह एवं गुणवत्ता में परिवर्तन, तलछट जमाव के कारण आवासों का विनाश एवं अवक्रमण हुआ है। साथ ही बांधों के कारण इनके सदस्यों में अलगाव की वजह से दोस्तों क्या है, इनके प्रजनन भी क्या है, हमारे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा पॉइंट जो इस संदर्भ में दिया गया, कह रहा है कि प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्टों एवं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त संश्लिष्ट उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के कारण इनके ऊतकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अनेक रसायन गंगा डॉल्फिन की जनन क्षमता पर भी क्या है, नकारात्मक असर डालते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्टों एवं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त संश्लिष्ट उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के कारण इनके ऊतकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अनेक रसायन गंगा डॉल्फिन की जनन क्षमता पर भी दोस्तों याद रखें कि नकारात्मक असर डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त जालों एवं हुकों में फंसकर भी अनेक गंगा डॉल्फिनों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी दोस्तों मैमल जीव है, अतः प्रत्येक 5 से 7 मिनट में श्वास लेने के लिए उसे पानी से बाहर आना पड़ता है। चूंकि गंगा डॉल्फिन अंधी होती है, अतः वह ध्वनि तरंगों की सहायता से अपना रास्ता एवं शिकार ढूंढती। वर्तमान में गंगा नदी क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नायलॉन से बने जालों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता। अतः गंगा डॉल्फिन को इन जालों का पता नहीं चल पाता, वह इसमें फंस जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त जालों एवं हुकों में फंसकर भी अनेक गंगा डॉल्फिनों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, अतः प्रत्येक 5 से 7 मिनट में श्वास लेने के लिए उसे पानी से बाहर आना पड़ता है। चूंकि गंगा डॉल्फिन अंधी होती है दोस्तों, अतः वह ध्वनि तरंगों की सहायता से अपना रास्ता एवं शिकार ढूंढती। कह रहा है कि वर्तमान में गंगा नदी क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नायलॉन से बने जालों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो ध्वनि तरंगों को दोस्तों याद रखें अवशोषित कर लेता है। अतः गंगा डॉल्फिन को इन जालों का पता नहीं चल पाता, वह क्या है दोस्तों, वह उसमें फंस जाती हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं वहां मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि कमी दर्ज की गई। इस कमी का कारण है भी उपर्युक्त बिंदु। अतः कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और टॉपिक देख रहे थे दोस्तों, वह है हमारा क्या, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कह रहा है गंगा नदी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कह रहा है मानस नदी और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कह रहा है कावेरी नदी। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, कोई भी नहीं हमारा सुमेलित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी। पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है कि गंगा, यह भी हमारा गलत दिया गया है। काजीरंगा कह रहा है मानस, यह भी हमारा गलत दिया गया है। और साइलेंट वैली जो कह रहा है कावेरी, यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, कोई भी नहीं इसमें सही सुमेल है। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला व्याख्या देखेंगे दोस्तों हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, यहां देखिए। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो व्याख्या दी गई है उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में संकटग्रस्त बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु की गई थी। ठीक है, यह उद्यान दोस्तों बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान था और यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। ठीक है, इस उद्यान में पतली दुन घाटी का निर्माण, यहाँ बहने वाली नदी, याद रखें कौन सी नदी यहाँ बहती है, गंगा नहीं, यहाँ बहती है दोस्तों रामगंगा, द्वारा किया गया है। इसीलिए हमारा कथन 1 दोस्तों गलत है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि यह भारत का हमारा जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में संकटग्रस्त बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु की गई थी। यह उद्यान दोस्तों याद रखें कि बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल हमारा क्या है, प्रथम उद्यान था। और यह भी पॉइंट याद रखें कि यह नेशनल पार्क
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। क्या है? यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। इस उद्यान में पतली दुन घाटी का निर्माण यहाँ बहने वाली नदी रामगंगा द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेशनल पार्क की तरफ बढ़ेंगे, वह है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको देखिए। कह रहा है कि यह उद्यान असम के क्या है, हमारा नागांव एवं गोलाघाट जिले में स्थित है। क्या है? यह उद्यान हमारा असम के नागांव एवं गोलाघाट जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इस उद्यान की क्या है, उत्तरी एवं पूर्वी सीमा तथा मोरा दिफ्लू नदी हमारी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा है कि यह उद्यान असम के नागांव एवं गोलाघाट जिले में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी इस उद्यान की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा तथा मोरा दिफ्लू नदी दोस्तों दक्षिणी सीमा निर्धारित करती। इस उद्यान में बहने वाली नदियों में प्रमुख दिफ्लू एवं धनसिरी हैं, किंतु मानस नदी इस उद्यान से नहीं बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः युग्म हमारा 2 भी क्या है, गलत है, ठीक है। एक बार और देखेंगे कि यह उद्यान दोस्तों असम के क्या है, हमारे नागांव एवं गोलाघाट जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इस उद्यान की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा तथा मोरा दिफ्लू नदी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती। इस उद्यान में बहने वाली नदियों में प्रमुख दिफ्लू एवं धनसिरी हैं, किंतु मानस नदी इस उद्यान से नहीं बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कह रहा है कि यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य क्या है, फैला है। इसके मध्य से दोस्तों याद रखिए कुंती पूजा एवं भरत पूजा नदियां बहती हैं। कावेरी इस उद्यान से प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए युग्म 3 भी हमारा गलत दिया गया है। फिर से देखें, कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य फैला है। इसके मध्य से कंती पूजा एवं भरत पूजा नदियां बहती हैं, ठीक है। कावेरी इस उद्यान से प्रवाहित नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने आंसर मार्क किया था ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी पॉइंट हमारे गलत, सारे पॉइंट हमारे गलत दिए गए, कोई भी पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए थे, ठीक है। चलिए 2013 में पूछे गए दोस्तों, हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, यह है दोस्तों हमारा गारो पहाड़ियाँ। फिर कह रहा है दोस्तों लोकटक यानी कि लोकटक झील, कह रहा है हमारा बरेल क्षेत्र। तीसरा कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यह कह रहा है हमारा डफला पहाड़ियाँ, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, तो केवल हमारा पहला सही सुमेलित है, बाकी के पॉइंट हमारे दोस्तों गलत दिए गए हैं। यानी कि जो कह रहा है कि नौकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, यह पॉइंट हमारा सही है। जो कह रहा है दोस्तों लोकटक झील हमारा बरेल क्षेत्र, यह गलत है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियाँ, यह भी हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है नौकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है दोस्तों लोकटक या लोकटक झील बरेल क्षेत्र, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियाँ, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट पॉइंट सही सुमेल है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीनों ही व्याख्या हमारी जो दी गई है इस संदर्भ में वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों नौकरेक जैवमंडल निचय, तो याद रखें कि यह मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी में स्थित है और मई 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। नौकरेक गारो पहाड़ी की क्या है दोस्तों, याद रखें हमारी शीर्ष चोटी है। क्या है? नौकरेक जो है दोस्तों वह हमारी गारो पहाड़ी की शीर्ष चोटी है। और नौकरेक में दोस्तों याद रखें नौकरेक रेड पांडा, एशियाई हाथी, बाघ, मार्बल बिल्ली इत्यादि प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः युग्म 1 हमारा सही है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि नौकरेक जैवमंडल निचय या मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी में क्या है दोस्तों, याद रखें स्थित है। मई 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। नौकरेक गारो पहाड़ी की शीर्ष चोटी है। नौकरेक रेड पांडा, एशियाई हाथी, बाघ, मार्बल बिल्ली इत्यादि प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों, वह है हमारा लोकटक झील। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, अलमड़ीय जल की झील है और यह मणिपुर के याद रखें मोइरांग के समीप स्थित है और बरेल रेंज असम राज्य में स्थित है। अतः युग्म 2 हमारा गलत है, ठीक है। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी अलमड़ीय झील क्या है, अलमड़ीय जल की झील है और यह मणिपुर के मोइरांग के समीप स्थित है, बरेल रेंज असम राज्य में स्थित है। अतः युग्म 2 हमारा क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। फिर से देखिए, लोकटक झील कह रहा है कि यह पूर्वोत्तर भारत की क्या है, हमारी
सबसे बड़ी अलमड़ीय जल की झील है, ठीक है। यह मणिपुर के मोइरांग के समीप स्थित है। बरैल रेंज असम राज्य में स्थित है, अतः युग्म 2 हमारा गलत है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला हम बढ़ेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट में अवस्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में म्यांमार की सीमा के समीप स्थित है। यह पार्क मिसमी पहाड़ियां एवं पटकई बूम रेंज में अवस्थित डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, अतः युग्म 3 हमारा क्या है, गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल हॉट स्पॉट में अवस्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में म्यांमार की सीमा के समीप स्थित है। यह पार्क दोस्तों याद रखें हमारी मिसमी पहाड़ियों एवं पटकाई बूम रेंज में अवस्थित है, ठीक है। तो नामदफा कहाँ स्थित है? यह पार्क दोस्तों हमारा कहाँ, पार्क मिसमी पहाड़ियाँ एवं पटकाई बूम रेंज में अवस्थित है। डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, अतः युग्म 3 भी हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा था दोस्तों हमारा नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, जो कि गारो पहाड़ियों में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकटक झील हमारा कह रहा है बरैल क्षेत्र, तो यह पॉइंट हमारा गलत सुमेल है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी पॉइंट हमारा गलत सुमेल है। केवल ऑप्शन ए हम राइट आंसर मार्क करेंगे। इस प्रश्न की व्याख्या हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए 2013 में जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों आपकी निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंगपुच्छी वानर, जिसे हम मैकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। फिर से देखें, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंगपुच्छी वानर, जिसे हम मैकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों तमिलनाडु में, केरल में और दोस्तों कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश इस संदर्भ में हमारा गलत आंसर होगा, ठीक है। देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंगपुच्छी वानर, जिसे हम मैकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश इस संदर्भ में गलत दिया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंगपुच्छी वानर या मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता। तो पहला पॉइंट दिया गया है तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केरल, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कर्नाटक, यह भी इस संदर्भ में सही दिया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा इस संदर्भ में सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके पॉइंट हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए देखिएगा, ठीक है। इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि प्रश्न हमारा जो कह रहा था कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंगपुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता। तो याद रखें दोस्तों तमिलनाडु में, फिर हो जाएगा केरल में और फिर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। जबकि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था, जो कि हमारा गलत होगा, ठीक है। चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कह रहा है कि यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में अंशी घाट कर्नाटक से दक्षिण में दोस्तों याद रखें कलाकट पहाड़ियों केरल और तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है, जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में अंशी घाट कर्नाटक से दक्षिण में कलाकड़ पहाड़ियों केरल और तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है, जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। यद्यपि यह प्रजाति दोस्तों अन्य बिखरे हुए स्वरूप में संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत में विस्तारित है। यहाँ यह ज्ञातव्य है दोस्तों कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, बल्कि यह पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है कि यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, अतः आंध्र प्रदेश में यह मैकॉक नहीं पाया जाता, ठीक है। कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल इस मैकॉक का सबसे बड़ा निवास स्थल है और ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं, मनुष्यों के संपर्क से बचते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि सिंगपुच्छी वानर मैकॉक IUCN द्वारा जारी दुनिया के प्रमुख 25 संकटग्रस्त प्राइमेट्स की सूची में शामिल था, जो 2015 में इस संकटग्रस्त प्राइमेट्स की सूची से बाहर हो गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में अंशी घाट कर्नाटक से दक्षिण में कलाकड़ पहाड़ियों केरल और तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है, जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती। यद्यपि यह प्रजाति अन्य बिखरे हुए स्वरूप में संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत में क्या है, विस्तारित है। और यहाँ यह ज्ञातव्य है दोस्तों हमारा कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, अतः आंध्र प्रदेश में यह मैकॉक नहीं पाया जाता। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल इस मैकॉक का सबसे बड़ा निवास स्थल है। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं
और मनुष्यों के संपर्क से बचते हैं। एक और पॉइंट जो इस संदर्भ में दिया गया है उसको देखेंगे। कह रहा है कि सिंगपुच्छी वानर जिसे हम मेकॉक कहते हैं IUCN द्वारा जारी दुनिया के प्रमुख 25 संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड प्राइमेट्स की सूची में शामिल था, जो 2015 में दोस्तों याद रखें क्या है, इस संकटग्रस्त प्राइमेट्स की सूची से बाहर हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारा आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2013 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे और विचार करेंगे। पहला पॉइंट जो कह रहा है वह है हमारा तारा कछुआ। ठीक है, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है दोस्तों वामन सुअर और चौथा कह रहा है हमारा स्पाइडर वानर। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तारा कछुआ, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है वामन सुअर, चौथा कह रहा है स्पाइडर वानर। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो याद रखें ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी देखिएगा। कह रहा है हमारा कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में क्या है, एक धनी देश है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट विद्यमान है। पहला है दोस्तों हिमालय, दूसरा है हमारा इंडो बर्मा, तीसरा है दोस्तों पश्चिमी घाट श्रीलंका और चौथा है दोस्तों हमारा सुंडालैंड। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में एक धनी देश है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट विद्यमान है। ठीक है, पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट श्रीलंका और चौथा है सुंडालैंड। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि तारा कछुआ भारत के अर्ध शुष्क झाड़ीदार एवं घास भूमि की स्थानीय प्रजाति है। यह निम्न बंगाल को छोड़कर लगभग संपूर्ण देश में तथा विस्तारित रूप से पाकिस्तान के सिंध एवं श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय सरीसृप है जो प्राकृतिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप, अफ्रीका एवं ओशनिया में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है हमारा वामन सुअर पिग्मी हॉग सुअर की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह प्रजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों भूटान एवं नेपाल में पाई जाती है, परंतु वर्तमान में यह केवल असम राज्य के मानस राष्ट्रीय पार्क में ही बची हुई। IUCN की लाल सूची में यह प्रजाति गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्पाइडर वानर मध्य एवं दक्षिण अमेरिका यानी कि दक्षिणी मैक्सिको से ब्राजील तक के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते काले सिर वाले स्पाइडर वानर एवं भूरे स्पाइडर वानर गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती, अतः सही उत्तर दोस्तों हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोगों जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया उन सारे प्रश्नों से अपने क्या करिएगा, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया